हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने पर्यावरण के मुद्दे का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 10th क्वेश्चन तक किया था। इसमें 11th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 11th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति पर नोट लिखे, यानी राष्ट्र की वनों के प्रति कैसी नीति है। तो वन संरक्षण व वनाच्छादन के विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वन के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तथा वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमणित वनों की सुरक्षा एवं पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेने के लिए इस नीति की घोषणा की गई है। यानी वनों का विस्तार करने के लिए, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए इसमें लोगों की भी सहभागिता ज़रूरी है। इसी पर यह पॉलिसी है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि वर्तमान काल में आप पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करें, स्पीशीज़ का जैविक मूल्य हो। इसी सब से ये राष्ट्रीय वन पॉलिसी है। यानी ये जो पॉलिसी है वो फॉरेस्ट को उसके विस्तार को, उसको बचाने के कदम में उठाए गए हैं। नेक्स्ट है सुपोषीकरण, यानी यूट्रोफिकेशन क्या है। पौधों तथा जंतुओं के जीवन पर ऐसे जल स्थानों का जहाँ की सुपोषण हो क्या असर पड़ता है। तो यूट्रोफिकेशन होता है कि जब उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। किस लिए हो जाती है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस कंडीशन को सुपोषण या अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये होता क्या है, इसमें एल्गी जो होती है हरी हरी, आप लोगों ने देखी होगी, उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है वाटर बॉडीज़ में। प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट वहाँ पे बढ़ जाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ जाते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं और एसिलेटेड भी होते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं या फिर एसिलरेटेड भी। और एक है कि यूट्रोफिकेशन जल में पोषक तत्वों की अधिकता है, जिससे जल स्थानों में जातियों की विविधता यानी डाइवर्सिटी समाप्त हो जाती है और इससे शैवाल की संख्या बढ़ जाती है, विशेष करके नील रहित जीवाणु की। आगे है मनुष्य में बर्फ अंधापन यानी स्लो ब्लाइंडनेस किस प्रकार होता है। तो बर्फ अंधापन को पराबैंगनी केरेटाइसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बर्फ से जो रिफ्लेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रे, उसी के कारण ये होता है। मनुष्य में कॉर्निया पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे कॉर्निया का सूजन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है और इसी को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। ताज़ा बर्फ द्वारा करीब 80% पराबैंगनी किरण का परावर्तन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल पर निबंध लिखे। तो क्योटो प्रोटोकॉल सर्वप्रथम जापान के क्योटो शहर में, यानी क्योटो नाम पर किसी शहर के रखा गया है जहाँ पर कि ये प्रोटोकॉल बना होगा और जहाँ पर कि इसके नियम कानून लागू हुए होंगे। 11 दिसंबर 1997 को पारित किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आया। कहाँ पे आया था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में इसमें सिफारिश किया गया, यानी इसके में प्रिंसिपल बनाए गए कि जलवायु में परिवर्तन होना ज़रूरी है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में कमी के द्वारा। यह आज के समय में काफ़ी प्रभावी है। वनोन्मूलन पर निबंध लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है। जब वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब वनों की कटाई होती है तो इसी को वनोन्मूलन कहा जाता है। और अगर इसमें होता क्या है, जंगल के जो क्लाइमेट होते हैं, जो आवरण होते हैं, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। उसमें गिरावट होती है क्योंकि वनों की कटाई होती है, तो बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो तो कट जाते हैं। अब इसमें ये डेटा दिया गया है कि कब कब से जंगल कितना कितना था। 1900 में जंगल का क्षेत्र 7000 करोड़ हेक्टेयर में फैला था, जो घटकर 1985 में 2890 करोड़ हेक्टेयर में सिमट गया क्योंकि वनों की कटाई हो गई। जबकि सन 2000 में घटकर अब देखिए ये और घट रहा है, 2400 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंच गया। इसी प्रकार ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 1600 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 938 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंच गया। फॉरेस्ट कवर शीतोष्ण क्षेत्र में 40% तथा समशीतोष्ण क्षेत्र में सिर्फ 1% की दर से परिवर्तन दर्शाता है। डिफॉरेस्टेशन भारत में काफ़ी अधिक है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि भारत में जो है लकड़ी पर लोग बहुत ज़्यादा मान लीजिए आपके डिपेंडेंट रहते हैं। लकड़ी से उनके बहुत सारे यूजेज जुड़ी रहती हैं। वनों की कटाई हो रही है, घर के खिड़की दरवाजे बन रहे हैं तो लकड़ी के, तो इसके लिए लकड़ी के पेड़ों की ज़रूरत होती है, पेड़ों के लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए भारतवर्ष में 1930 में कुल ज़मीन का 1/3 वन क्षेत्र था, जबकि 51 में सिर्फ यह 23% था। सन 1980 में यह 19.4 था, जबकि 2003 में 20.64% था। लोग वनों की कटाई करके क्या रहे हैं, वहाँ पे बसने का भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आबादी बढ़ रही है, लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, कटने से दिक्कत नहीं है, उसी समय वन को अगर लगा भी दिया जाए तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन लगाया नहीं जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक अपशिष्ट को उदाहरण सहित समझाएं। इसके दुष्परिणाम का वर्णन करें। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है वैसे कचरे, वैसे इफ्लुएंट्स जो कि उद्योग से निकल रहे हैं। तो वैसे ये वेस्ट वाटर्स होते हैं जिसमें अनेकों हानिकारक एवं विषैले पदार्थ घुले होते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, तो भारी धातु जैसे पारा, तांबा, शीशा, जिंक, कैडमियम आदि। ये मनुष्य पर कुप्रभाव सहित अन्य जीवों पर बुरा असर डालता है, जैसे पारा द्वारा मिनीमेटा रोग और कैडमियम द्वारा इटाई नामक रोग होता है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर इसका सेकंड पार्ट का कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।